हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विनीत शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आंसर राइटिंग पे। और अभी जो एमपीपीएससी का करंट एग्ज़ाम चल रहा है, तो मार्च में मेंस का एग्ज़ाम है, तो ये उस पे भी काम आएगा आपके। प्लस उसके साथ साथ जो लोग 2025 में अपना अटेम्प्ट देंगे उनके भी काम आएगा। और इसी पे आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली जब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेंस का, एमपीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एमपीपीएससी में बेसिकली 3 प्रकार के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर जीएस के पेपर की हम बात करते हैं, तो एमपीपीएससी में जो जीएस का 3 टाइप का पूछा जाता है, वो है एक तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि आपको 10 वर्ड्स में लिखने होते हैं, 10 टू 15 वर्ड्स। फिर आपसे पूछा जाता है मीडियम साइज़ का, तो मीडियम साइज़ वाला जो रहता है वो 50 वर्ड्स में लगभग लिखना रहता है, और उसको आपको 5 नंबर मिलते हैं, 5 मार्कर रहता है वो। और जो मैंने इससे पहले बताया 10 वर्ड्स का, वो 3 मार्कर होता है। और इसके बाद आता है लॉन्गेस्ट वन। तो जो लॉन्ग आंसर रहता है वो ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, और आपको 11 मार्क्स मिलते हैं उसके, 11 मार्कर। इसके अलावा भी 2 पेपर होते हैं। एक आपका एसे का होता है, निबंध। उसमें तो और भी ज़्यादा आपको लिखना होता है, लगभग 1000 वर्ड्स। एक 1000 वर्ड्स का आता है निबंध, और एक 500 शब्द का आता है निबंध, और एक प्रारूप लेखन। प्लस उसके साथ साथ एक भाषा का भी पेपर होता है। तो भाषा के पेपर में बेसिकली आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेते हैं हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन, या इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन, या प्रिसाइज राइटिंग। बेसिकली एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देंगे, और उसको आपको छोटा करना होगा। वो हिंदी में ही रहता है वो भी। सो आंसर लिखते कैसे हैं? देखिए, आंसर में जो 80% चीज़ें होती हैं वो आपका फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल डाटा होता है, मगर उसको लिखने का एक तरीका होता है। हम बहुत ही लेमैन टर्म्स में, लेमैन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि आ, जो आंसर हम लिख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इस तरह के फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो फॉर्मेट तो यही है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, मगर ये बहुत ही लेमैन टर्म में बोला गया है। अब अगर आप किसी एस्पिरेंट से पूछेंगे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुका है, या प्रिपरेशन कर रहा है, या ऑलरेडी वो सेलेक्ट हो चुका है, और किसी सेलेक्टेड से पूछेंगे, या किसी टीचर से पूछेंगे, मतलब एक्सपर्ट जो इसमें ऑलरेडी 3-4 साल अपना दे चुका है, तो वो आपको सही तरीका बताएगा। और जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है और कंक्लूजन वाला पार्ट होता है, इसके अलावा जो बीच वाला पार्ट होता है ना, बॉडी, मेन उस पे गेम होता है, वहाँ पे आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, यानी क्वेश्चंस में जो पूछा गया है आपसे सवाल, तो उसके आंसर का आप कॉन्टेक्स्ट निकालना समझिए। प्लस अलग अलग एंगल्स में आंसर लिखा जाता है। अलग अलग एंगल्स इन द सेंस कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो उसका पॉलिटिकल एंगल क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल एंगल क्या हो सकता है, सोशल एंगल क्या हो सकता है, और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से आपका आंसर, क्वेश्चन जो पूछा गया है तो वो उसका इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से एक टर्मिनोलॉजी आती है, एक चीज़ सुना होगा आपने, कोचिंग वोचिंग सेंटर में आपको बताया गया हो कि सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग। अब ये भी चीज़ यहाँ पे आपको यूज़ करनी होती है, सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग। तो यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सब पे आज हम बात करेंगे। और कुछ कमेंट्स भी थे कि आप आंसर राइटिंग के बारे में बताइए, कैसे आंसर लिखा जाता है। और अभी मार्च में पेपर भी है, तो ये वीडियो आप सबके काम आने वाला है, जो अभी मेंस का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी, प्लस जो 2025 में अटेम्प्ट देंगे उनके लिए भी काम आएगा। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत ही डिटेल से हम बात करेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले तो अगर आपको 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो उसमें बेसिकली आपको ये कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। 3 मार्कर क्वेश्चन है, तो उस उन्होंने बेसिक बेसिक आपसे सीधे सीधा ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो सीधा उन्होंने आपसे पूछ लिया रिफ्ट वैली, है ना। अब रिफ्ट वैली उन्होंने 3 नंबर में पूछा, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि 2 माउंटेन्स के बीच में से अ वैली फ्लोइंग बिटवीन 2 माउंटेन्स, वी कॉल इट रिफ्ट वैली। एग्जांपल नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर एक रिफ्ट वैली फॉर्म करती है। बस ये हो गया आपका 3 नंबर का। जो 10 वर्ड्स हैं वो इसी तरह बनते हैं, यानी आपको एग्जाम्पल जरूर देना है हर एक क्वेश्चन में। हर सवाल जो आपसे पूछा गया है उसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम्पल देने हैं। अगर क्वेश्चन इन्होंने रिफ्ट वैली का पूछा है, आपको एग्जाम्पल देना है। अगर क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है एस्चुरी का, या क्वेश्चन पूछ लिया डिफाइन एस्चुरी, है ना। अब एस्चुरी अगर आपसे पूछ लिया है, तो आप बताएंगे कि जैसे रिवर फ्लो हो रही है, तो अगर बहुत ही स्टीप फॉर्मेशन है, रिवर बहुत ही तेजी से फ्लो हो रही है, तो वो सेडिमेंट्स को बहा के तो ले जाती है, मगर उस सेडिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाती है। वो सेडिमेंट्स फैल जाते हैं, और वो कोई डेल्टा नहीं बनाते, वो एक छोटे छोटे नाली
के छोटे-छोटे स्मॉल वाटर चैनल्स और पैकेज की तरह बन जाते हैं और उसे हम कहते हैं एस्चुरी। वो जो फॉर्मेशन होता है, अब वो अलग-अलग शेप में हो सकता है, बर्ड फुट के एक फॉर्मेशन में हो सकता है, हाथ में जैसे ये 5 उँगलियाँ हैं, तो इस तरीके से भी पाम के फॉर्मेशन में वो फॉर्म हो सकता है। मतलब इधर से नदी ऐसे बह के आ रही है, चलिए मैं आपको हाथ के एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये रिवर है बेसिकली, आप ये मान लीजिए, और ये ऐसे फ्लो होके आ रही है। इसके इस पार यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे पहाड़ हैं। एक साइड आप मान लीजिए कि विंध्या है, दूसरी साइड सतपुरा, और बीच से नदी निकल रही है, नर्मदा रिवर। तो ये जब इस दोनों पहाड़ के बीच से निकलेगी तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज हो जाएगी, और इसी की वजह से ये जो है डेल्टा नहीं फॉर्म करती है। जो रिवर स्लो फॉर्म में चलती है, धीरे धीरे चलती है, वो डेल्टा फॉर्म कर लेती हैं, मगर ये बहुत स्पीड में चलती है। और जब बहुत स्पीड में चलेगी ये, और जब वहां पहुंचेगी यानी सी में यानी माउथ में, जहाँ पे रिवर टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उसे हम माउथ कहते हैं। तो वहां पे जब ये टर्मिनेट होगी तो वहां पे ना तो इसके पास बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स है, क्यों? क्योंकि रिवर का फ्लो इतना ज़्यादा था, बहुत तेज था, कि ये सबको काटते पीटते निकल के आई है। और जब ऐसा फॉर्मेशन होता है तो वहां पे जो वहां फॉर्म होगा, तो ये फॉर्मेशन नहीं होगा। जब वो मेन बड़ी वाटर बॉडी से मिलेगी तो वो इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाएगी, तो उसी को हम बर्ड फुट कह देते हैं, बर्ड फुट एस्चुरी। तो उस प्रकार के फॉर्मेशंस एस्चुरी है। तो अब आपको कैसे समझाना है कि व्हेन अ रिवर इज फ्लोइंग थ्रू अ स्टीप वैली, इट्स स्पीड इज सो हाई एंड द लैंड मास और द formation which is formed by that river is called estuary. Example: Narmada river forms estuary and it terminates in Arabian Sea. इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देना है नर्मदा रिवर का, और यहाँ पे आपने ये भी बता दिया कि है क्या एस्चुरी। तो बेसिकली 3 मार्कर में इसी तरह आप करेंगे। अब बात करते हैं 5 मार्कर की। 5 नंबर में अगर यही चीज़ आपसे 5 नंबर में पूछ ले कि राइट अबाउट द फ्लो ऑफ रिवर नर्मदा, है ना, नर्मदा के फ्लो के बारे में लिखिए। अब वहाँ पे आप क्या बताएंगे कि नर्मदा रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो सब भी आप बताएंगे कि नर्मदा रिवर फ्लो तो कर रही है, मगर ये जो एरिया पकड़ा हुआ है वो है कितना एक्चुअल में, आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। यानी आप स्टार्टिंग करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आप रिवर का डेफिनेशन देंगे कि रिवर है क्या। फिर आप बताएंगे कि रिवर नर्मदा जो है वो कहाँ पे फ्लो करती है, मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर फ्लो करती है, गुजरात में कितने किलोमीटर फ्लो करती है। फिर आप यहाँ पे बताएंगे उसका कैचमेंट एरिया कितना है। यानी इस बार आपके पास डाटा पहले से ज़्यादा होगा, और इसको आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में कर सकते हैं। मगर जो 11 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, 11 मार्कर यानी लॉन्ग आंसर, तो जो लॉन्ग आंसर रहेगा वो आपका वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डिवाइडेड होगा, जिसमें से एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, वो टर्मिनोलॉजी है 5W1H। अब कोई भी क्वेश्चन हो गया उसको आप अलग अलग डब्ल्यूज में डिवाइड कर सकते हैं। डब्ल्यूज यानी व्हेन, वाई, विच, वॉट, वेयर। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो आप इन 5 डब्ल्यूज में, 5 डब्ल्यू में उसको डिवाइड कीजिए। इसी को हम 5W1H बोलते हैं। एच का मतलब हाउ, और ये 5W मतलब व्हेन, वेयर, विच, वॉट, वाई, ये, है ना, इस प्रकार से। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो सबसे पहले आप इन कॉन्टेक्स्ट में उसको रखिए कि सवाल आखिर पूछा क्यों गया है ना, वाई, फिर व्हेन। अब आपने आंसर दिया, आपसे सवाल पूछा गया, अब आप उसका आंसर दे रहे हैं, तो व्हेन यानी आपको उसका टाइमिंग मेंशन करना है। अब टाइमिंग इन द सेंस कि अगर वॉल्केनो पूछा गया है तो आपको ये बताना होगा कि ये वॉल्केनो कब इरप्ट हुआ था, है ना, और एक्टिव है कि डॉर्मेट है, तो व्हेन। अब हो गया विच, यानी आखिर वॉल्केनो है कौन सा, कौन किस टाइप का वॉल्केनो है। फिर वॉट, वॉल्केनो है क्या, वो उसकी डेफिनेशन आप बताएंगे। और वेयर यानी वॉल्केनो प्रेजेंट कहाँ पे है ना, वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, या फिलीपींस तरफ है, या जापान तरफ है, तो जहाँ कहीं भी है आप उसकी लोकेशन बताएंगे। तो ये होता है बेसिकली 5W1H। 1H मतलब हाउ, कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ वॉल्केनो का, कैसे फॉर्म होता है, क्या होती हैं प्रोसेस उसकी फॉर्मेशन की। तो ये होता है 5W1H। तो जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आपको इन कॉन्टेक्स्ट को अपने आंसर में अप्लाई करना है, और कहाँ पे अप्लाई करना होता है, बॉडी में, है ना। इंट्रोडक्शन आपने आंसर का लिख दिया। इंट्रोडक्शन में आपने, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, लेट्स से कि मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है, और मध्य प्रदेश का आपसे पूछ लिया गया फिजिकल डिवीजन, है ना, तो मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन बताएंगे कितने हैं,
या फिर एग्री जोन्स पे हम मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर जोन्स आपसे पूछ लिए गए, तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में कि भाई मध्य प्रदेश में कितने एग्रीकल्चर जोन्स हैं। वो आपने बता दिया, मेंशन कर दिया कि 11 हैं। अब 11 एग्रीकल्चर जोन्स हैं, उसका एक एक का नाम भी आपने मेंशन कर दिया कि मालवांचल में है, एक विंध्य साइड में है, एक सतपुरा रेंज में है, एक सेंट्रल इंडिया में है, एक निमार वाले रीजन में है, और एक है आपके ग्वालियर चंबल रीजन में है। तो इस तरीके से आप 11 उसका नाम मेंशन कर दिए, और ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी क्या है एग्रीकल्चर जोन, ये आपने बता दिया एग्री जोन्स, और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। अब आइए आप बॉडी में, है ना, जब आप बॉडी में आएंगे तो प्रॉपर एग्रीकल्चर जोन के बारे में, यानी व्हाट इज, है ना, तो उन जो मैंने 5W1H आपको बताए थे उनमें से आप उठा लीजिए व्हाट, ये है क्या सबसे पहले, फिर वेयर, आखिर प्रेजेंट कहाँ पे है ना, और विच यानी अब इसमें से आप ये विच का डाटा प्रोवाइड करेंगे कि भाई इनमें से इन एग्रीकल्चर जोन में से सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कौन से में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, मालवा वाले रीजन में। आप वो वहाँ पे मेंशन करेंगे कि मालवा में बहुत ही फेमस है गेहूँ शरबती, शरबती वीट हमारे मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है, और एक अच्छी ब्रीड मानी जाती है, अच्छी हाइब्रिड वीट है, वीट की गेहूं की बहुत अच्छी ब्रीड है, तो वो मालवांचल रीजन में मिलती है, तो वो आपने मेंशन कर दिया वहाँ पे। अब उसके बाद वेयर, भाई ये मिलता कहाँ पे है, कौन से रीजन में है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है ना, तो इस प्रकार से वेयर। अब हाउ, तो ये इनका फॉर्मेशंस कैसे हुआ, अब फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो भैया जो मालवा रीजन है वहाँ पे जो मिट्टी है, सॉइल है, वो बहुत अच्छी है। आप विंध्य रीजन में चले जाएंगे तो वहाँ पे मिक्स ब्लैक सॉइल पाई जाती है। सॉइल ब्लैक तो है, मगर वो उसकी जो ह्यूमस कंटेंट है वो कम है, और जो मालवा रीजन में है वो प्योर ब्लैक सॉइल है। इसी तरह से लेटराइट सॉइल है अलग अलग जगह। तो अब यहाँ पे हो गया हाउ, कि क्यों, कैसे, कितना प्रोडक्टिव है अलग अलग रीजन, और कैसे प्रोडक्टिव है, हाउ, तो वो आप मेंशन करेंगे इसके थ्रू। अब इन कॉन्टेक्स्ट के बाद कुछ कॉन्टेक्स्ट और आते हैं, यानी आपका जो सवाल पूछा गया है वो और भी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट बैठ रहा है। अब वो कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट हैं, वो है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, वो है सोशल कॉन्टेक्स्ट, वो है इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट, और वो है इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। यानी आपका जो सवाल है, आपको जो आंसर करना है उस क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन आप जब आंसर करेंगे तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख के करना है। कैसे, आपसे जो सवाल पूछा गया वो अगर सोशल कैटेगरी में आता है ना, अगर महिला बाल विकास या महिला समाज कल्याण पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सोशल प्रोस्पेक्टिव आपको सबसे ज़्यादा मेंशन करना है। और सोशल प्रोस्पेक्टिव में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले तो आप जेंडर को पकड़ेंगे, यानी महिलाओं के लिए कैसे कल्याणकारी योजना बनेगी। ये जो योजना है लाडली बहना योजना, ये महिलाओं के लिए कैसे कल्याणकारी साबित होगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाएगी, महिलाओं के लिए ये सेविंग स्कीम का काम कैसे करेगी, महिलाओं के लिए ये एक तरीके से आत्म सम्मान का काम कैसे करेगी। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आपने उठाया क्या, जेंडर, और जेंडर से आप सीधे जंप कर गए महिलाओं में, फीमेल्स में, और ठीक उसी प्रकार से अब आ जाइए आप जाति और जनजाति में, सोशल वाले कॉन्टेक्स्ट में ही। मैंने आपको जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बताए हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, तो उसी में से जो सोशल वाला पार्ट है ना, तो उसको आप दो कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी है, एक तो जेंडर, बेसिकली सबसे ज़्यादा फीमेल्स की ही बात की जाएगी, और दूसरा है कास्ट। अब कास्ट कैसे, तो कास्ट हमारे मध्य प्रदेश में इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट है। मध्य प्रदेश में पूरे हमारे भारत की सबसे ज़्यादा ट्राइब्स पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश का अगर आप मैप देखेंगे, अगर मैं ऐसे कंसिडर कर लूँ कि ये मध्य प्रदेश का मैप, मध्य प्रदेश है एक रफ फॉर्मेट में, तो ये जो पूरी की पूरी ऐसे बेल्ट जाती है, इसे हम ट्राइबल बेल्ट कहते हैं। यानी इस तरफ से आप रीवा पकड़ लीजिए, रीवा हो गया, सीधी, सिंगरौली, और इधर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये पूरा छिंदवाड़ा रीजन, ये इधर से अलीराजपुर, बालाघाट, नीमच, ये पूरा ऊपर तक आ जाइए आप नीमच तक, यहाँ पूरी की पूरी ट्राइब्स हैं, बीच में नहीं है, सेंट्रल रीजन में नहीं है इतनी ज़्यादा ट्राइब्स, मगर ये किनारे किनारे हैं, तो ये ट्राइबल बेल्ट है। तो जो सोशल वाला पॉइंट आप उठाएंगे तो मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कास्ट, ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी, तो वो वाला पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। मतलब कोई भी आंसर आप लिखें तो आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि अच्छा 11 मार्कर क्वेश्चन है, तो इस सवाल का इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, इस सवाल का पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, इस सवाल का इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, और इस सवाल का सोशल प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, इस प्रकार से। अब आपने ये मेंशन किया, आपने 5W1H मेंशन कर दिया। अब आप अपने सवाल को
कनेक्ट कीजिए करंट अफेयर से। यानी आपसे सवाल पूछा गया लाडली बहना योजना पे, तो लाडली बहना योजना पे रिसेंटली क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। पहले ये 1000 रुपीज़ में लॉन्च की गई थी कि पहले महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे, फिर इसमें बढ़ोतरी कर दी गई 1250 रुपये। अब ये देखिए कि ये किस किस एज की महिलाओं को कवर कर रहा है। यानी करंट में ये भी न्यूज़ थी कि इसको 23 ईयर तक कर दिया जाएगा, भले ही वो विवाहित हो या अविवाहित, दोनों ही कंडीशंस में दिया जाएगा। प्लस उसके साथ साथ ये इसका जो मैक्सिमम एज बार है 60 ईयर्स तक, यानी 60 साल की महिलाओं तक ये कवर करेगा। तो इस प्रकार से आपको पकड़ना है और करंट से आपको जोड़ना है। प्लस इसके अलावा एक चीज़ और आती है, सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग। अब ये सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग क्या होता है, तो बेसिकली सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग यही हो गया। इसी क्वेश्चन में आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, आपसे सवाल पूछा गया करंट इशू का, और करंट अफेयर्स में क्या पूछा गया, लाडली बहना योजना। अब लाडली बहना योजना को आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ दीजिए। कैसे? लाडली लक्ष्मी योजना, यानी मध्य प्रदेश में इसी प्रकार की एक योजना आज से 2 दशक पहले शुरू की गई थी, लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से, जिसपे पैदा होने वाली गर्ल चाइल्ड को, यानी पैदा होने वाली लड़की को जैसे ही वो पैदा होगी तो 1 लाख रुपए का उसको अनुदान प्राप्त किया जाएगा। कैसे? अब उसकी मदर को एट द टाइम 12,000 रुपये दिए जाएंगे। जैसे ही वो स्कूल में जाएगी तो 14 ईयर्स तक, 14 वर्ष तक उसको फ्री शिक्षा दी जाएगी। जैसे ही वो 12वीं पास करेगी, अगर 80-85% है तो उसको लैपटॉप दिया जाएगा। जैसे ही वो 12th पास करके कॉलेज में जाएगी तो गांव की बेटी योजना के तहत उसको लैपटॉप के साथ साथ स्कूटी दी जाएगी। हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट किया था। तो वो जब उसकी शादी होने जाएगी, यानी अगर बेटी पैदा हुई है तो वो लखपति पैदा होगी। इस कॉन्टेक्स्ट से आपको उसको जोड़ देना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट का इंटरलिंकिंग। यानी आपको सवाल पूछा गया है करंट इशू पे, करंट अफेयर्स पे जो टॉपिक चल रहा है लाडली बहना योजना, तो उसको आपको हिस्ट्री से लिंक करना है कि भैया इसके जो कनेक्शंस है वो ऑलरेडी पहले से हैं, यानी पहले से एक योजना चल रही है, उससे आपको इसको जोड़ देना है। और अब आप इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए, जैसे जो पॉइंट्स होते हैं आप कोशिश ये करिए कि ज़्यादातर आंसर्स आपके पॉइंट में हो। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दिए, 5W1H। इस कॉन्टेक्स्ट में पहले आपको अपने सवाल को रखना है कि भैया इसमें वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर ये आ रहा है कि नहीं, और हाउ, कैसे, ये। फिर इसके बाद दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव। इस पे आप देख लीजिए, फिर इसको करंट से लिंक कर दीजिए कि हाँ भैया करंट अफेयर्स में कोई इससे रिलेटेड चल रहा है क्या, वो मुद्दा हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फिर सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग यानी हिस्ट्री में भी चलेंगे। बट अब इसके बाद लिखें कैसे, है ना, लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, तो जैसे बेसिक आप लिखते हैं उसी तरह, बस फ़र्क ये होना चाहिए, ध्यान आपको ये रखना है कि आप इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, आप इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। कोशिश ये करिए कि आप जो लिखें आंसर वो पैराग्राफ फॉर्मेट में ना हो, पॉइंट फॉर्मेट में हो। पॉइंट फॉर्मेट में होने का फ़ायदा ये होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चेकर होता है उसको बड़ी ईजिली दिख जाते हैं, पॉइंट आउट कर लेता है वो, और आपको मार्क्स देने में उसको आसानी हो जाती है। उसे भी पढ़ने में आसानी हो जाती है कि हाँ यार, दूर दूर लिखा हुआ दिख रहा है, सही कर दिया उसने। अब आपने अगर पूरा का पूरा एक पैराग्राफ फॉर्म में बना दिया, फिर आपने आधा पैराग्राफ छोड़ा, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया, तो ये थोड़ा सा ना ओल्ड स्कूल टाइप का हो जाता है, और वो आजकल इतना प्रेफर नहीं करते हैं चेकर चेक करने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज़, आप बॉक्स बनाना स्टार्ट कीजिए। बॉक्स बनाना स्टार्ट कीजिए इन द सेंस, मतलब ऐसा पूरा डब्बा बना के मत चले आइएगा। बॉक्स बनाने का इन द सेंस कि जैसे अब आपने लिखा कि लाडली बहना योजना के तहत 23 वर्ष से ज़्यादा की महिला को 1,000 रुपये या 1250 रुपये प्रति माह कल्याणकारी योजना के तहत दिए जाएंगे। अब वो जो 1250 रुपये है ना, उस पर आप बॉक्स बना दीजिए या एक क्लाउड बना दीजिए, बादल बना दीजिए, बादल के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से जब आप आंसर लिखेंगे, बीचों बीच वहाँ पे लिख दीजिए आप लिख दीजिए बीच में योजना, लाडली बहना योजना, और उसके अगल बगल लिख दीजिए महिला सशक्तिकरण। उसके ऊपर मतलब 1 2 3 4 चारों डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन में आप 4 एरो बनाइए, बीच में लिखिए लाडली बहना योजना, और 1 2 3 4 चारों डायरेक्शन में 4 एरो बनाइए। और उन चारों एरो में एक में लिख दीजिए आत्मनिर्भर महिला, दूसरे में लिख दीजिए महिला सशक्तिकरण, तीसरे में लिख दीजिए महिलाओं के विकास के लिए पॉकेट मनी के तौर पे वो पैसा काम आएगा, और चौथा वहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर दीजिए कि महिलाओं की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनकी सेविंग्स है उसके काम में आ जाएगा। यानी अब आपने एक बॉक्स बनाया,
उसमें लिखा लाडली बहना योजना और वहाँ पे 4 पॉइंटर्स मेंशन कर दिए डायरेक्शन बना के, और उसको आपने चारों को बॉक्स में या क्लाउड बना के, बादल बना के आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये जो तरीका है ना, ये तरीका आपका ज़्यादा असर करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सामने जो चेकर है उसको वो अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से लिखा जाता है। बहुत सारे आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स की कॉपी आती है, वो आप देखिएगा रिलीज़ करते हैं बहुत सारे कोचिंग वाले, वहाँ से मिल जाती है। आयोग तो नहीं रिलीज़ करता है, बट कोचिंग वाले ज़रूर करते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, यही तरीका होता है बेसिकली। और अब 11 मार्कर हो गया, 3 मार्कर हो गया, 5 मार्कर हो गया। अब हम निबंध की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सबसे ज़्यादा आपको काम आने वाली हैं निबंध में। अब निबंध में आपको अब सवाल मिला, आपको सवाल मिल गया। अब सवाल मिल गया तो आप सबसे पहले आखिरी पन्ने में पहुंच जाइए, यानी रफ वाले में, क्वेश्चन पेपर में ही आप एक 5 लाइन का, 10 लाइन का एक रफ पहले निबंध लिख लीजिए। एक रफ निबंध लिख लेंगे आप, एक बना लेंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे लिखना क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन करने हैं, कौन से पॉइंट्स बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए, है ना। तो उन पॉइंट्स को आप मेंशन करिए और फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। आप पहले ही मत शुरू हो जाइए, पहले एक रफ ऐसे लिखिए, 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन का, जितना भी आपके पास वहाँ पे टाइम है, क्योंकि टाइम भी आपको मैनेज करना है। तो आप एक रफ में लिखिए पहले, है ना, क्वेश्चन पेपर में ही पीछे आप लिख डालिए। आपने उसको लिख लिया। अब जब आप लिख लेंगे तो उसको यहाँ पे ये जो 5W1H मैंने बताया था, वाई, व्हेन, विच, व्हाट, वेयर, है ना, और 1H यानी हाउ, कैसे। तो उस क्वेश्चन को इन सारे के सारे 5 पॉइंटर्स पे कॉन्टेक्स्ट में रख के देखिए, ये इस पे फिट कैसे हो रहा है। फिर आपका जो सवाल है निबंध का, वो कैसे पॉलिटिकल, कैसे सोशल, कैसे इकोनॉमिकल, कैसे इन्वायरमेंट और कैसे करंट प्रोस्पेक्टिव में उसका कैसे इंटरलिंकिंग होगी, कैसे वो एक दूसरे से रिलेशन बनेगा। प्लस उसके साथ साथ ऐसे में, निबंध में एक दो चीज़ें आपको और करनी होती हैं। वो क्या करनी होती हैं? आपको वहाँ पे पकड़ने होते हैं थॉट्स एंड कोटेशंस। जो थॉट्स एंड कोटेशन, जैसे अब प्रकृति का हो गया, है ना, इन्वायरमेंट का अगर आपसे निबंध पूछा गया तो वहाँ पे आप लिख देंगे गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक, इस तरीके से, है ना, हरित क्रांति, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और प्रकृति को बचाइए। इस तरीके से आप अपने से भी बना सकते हैं और बने बनाए कोटेशंस भी उठा सकते हैं। कई सारी बुक्स आती हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है 101 कोट्स करके, और वो इसी प्रकार के पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिकल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, पॉइंट्स में वो ऑलरेडी बना के रखे हुए होते हैं कोटेशन। तो उन कोटेशन को आपको कोट करना होता है। कभी कभी जो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है निबंध में किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी व्यक्तित्व के ऊपर, तो वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के कोटेशंस को कोट कीजिए, तब आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तब आप ज़्यादा नंबर फेच कर पाएंगे। बट स्टिल आपसे वहाँ पे जितना कुछ बन रहा है, तो इसी प्रकार से आप बनाएंगे और इसी प्रकार से लिखेंगे। तो जो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कैसे आंसर लिखा जाता है, कैसे आंसर लिखा जाता है, तो बेसिकली आंसर इसी तरीके से लिखा जाता है। आप शुरुआत करेंगे 3 मार्कर, तो एज इट इज़ फैक्ट पे क्वेश्चन रहेगा, आप उस पर लिख देंगे। 5 मार्कर में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि बॉडी कंक्लूजन, वहाँ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 50 वर्ड्स में आप नहीं कर पाएंगे इतना मैनेज, तो नहीं करना होता है आपको। बस बॉडी और कंक्लूजन आपने मेंशन कर दिया, यानी जो सवाल पूछा गया है आप वो लिखिए और 2 लाइन में उसको कंक्लूड कर दीजिए कि इस वजह से ये इस तरीके से हो रहा है, बस। अब 11 मार्कर में मैंने आपको बता दिया कि ये जो 5W1H वाला फॉर्मूला है, ये आप अपनाइए। प्लस ये जो दूसरा मैंने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट आपको बताया था कि पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, और इन्वायरमेंटल के अलावा इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है, उसको आप पकड़िए। फिर करंट से लिंक करना स्टार्ट कीजिए, करंट अफेयर से। और सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग मतलब अगर उसका कोई हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है, इतिहास से वो रिलेशन कर रहा है, वो लिख दीजिए। इन्वायरमेंट से अगर जुड़ रहा है, कोई इन्वायरमेंट एक्ट उस पर अफेक्ट कर रहा है, उस एक्ट को मेंशन कर दीजिए वहाँ पे, इस प्रकार से। और कोशिश ये करिए कि आपका आंसर, कोशिश मत करिए, बनाइए ही, लिखिए ही, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मार्च में पेपर है, अभी आपके पास टाइम है। तो पैराग्राफ के फॉर्मेट में ना लिख के आप पॉइंट वाइज लिखिए, उसको पॉइंट के फॉर्मेट में लिखिए, पॉइंट्स बना के लिखिए। प्लस उसके साथ साथ कोशिश ये करिए कि बीच बीच में अगर कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, जैसे मैंने अभी लाडली बहना योजना का आपके सामने ही बना के दिखाया, कि बीच में आप लाडली बहना लिख दीजिए, उसमें एक बॉक्स बनाइए और 4 डायरेक्शन, उसमें 4 तीर बना दीजिए, अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और चारों में आप लिख दीजिए, एक साइड महिला सशक्तिकरण, महिला आत्मनिर्भर, एक तरफ लिख दीजिए महिला शक्ति, एक तरह नारी शक्ति, और उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए वो पैसा काम आएगा। इस प्रकार से आप चारों डायरेक्शन में लिख दीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए, बहुत आसान है।
तो इसी प्रकार से आंसर लिखा जाता है बेसिकली। आप किसी टॉपर की कॉपी उठा के देखेंगे, वहाँ भी आपको यही मिलेगा। वो जो बॉक्स बना बना के लिखते हैं वो इसी प्रकार से लिखते हैं। अब वो आता कैसे है, तो बेसिकली उसके लिए टाइम लगता है। आप जब लिखना चालू करते हैं तो लिखते 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 बेसिकली ये क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है धीरे धीरे अपने आप ही। तो इसी प्रकार से बॉक्स वॉक्स बनाइए और ये कॉन्टेक्स्ट उठाइए, और सिर्फ इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन बोल देने से नहीं हो जाता है। उस इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में जो बॉडी वाला पार्ट होता है वो सबसे लेंदी होता है। वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 150 शब्द लिखने होते हैं, और उन 150 शब्दों में आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने हैं। एक तो 5W1H वाला फॉर्मूला, और दूसरा ये जो मैंने पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल ये बताया है ये। अब कंक्लूजन में बेसिकली हम उसका समरी और क्यों, वाई, कैसे, है ना, या तो पॉजिटिव फॉर्मेट में या तो नेगेटिव फॉर्मेट में, या तो आप बहुत। और हाँ, देखिए एक चीज़ और मुझे बतानी थी। अगर कोई सवाल आपसे क्रिटिसिज्म के फॉर्म में पूछ लिया गया है तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना है ना। जैसे अगर किसान फार्म बिल पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किसान फार्म बिल लाए गए थे मगर उन्हें स्क्रैप कर दिया गया, गवर्नमेंट ने उन्हें वापस ले लिया, इस पे क्या टिप्पणी है आपकी। अब वहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पूरे तरीके से गवर्नमेंट को ही आप क्रिटिसाइज़ कर दें, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएंगे। अगर कोई क्रिटिसिज्म वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपका बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। किसी भी आंसर में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखानी है, बैलेंस्ड अप्रोच लेना है कि हाँ, जो किसान कानून बिल लाए गए थे वो किसानों के हित में लाए गए थे, मगर समय को देखते हुए सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि सरकार उसको और रीथिंक करेगी, उस पे और रिसर्च करेगी, और किसानों की आय को कैसे दो गुना करें उस पे काम करेगी, और फिर से कोई अच्छे नए कानून लेके आएगी। कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, है ना। पूरी तरीके से उसको नेगेटिव में नहीं फैला देंगे कि हाँ, सरकार बैकफुट पे आ गई थी, बहुत दंगे हो रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, इस वजह से सरकार ने वापस ले लिया ना। ये नहीं होना चाहिए। बैलेंस फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये कॉन्टेक्स्ट था जो मैं भूल रहा था, और आपको बताना था कि जो जब भी आपसे क्रिटिसिज्म वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आप कैसे लिखेंगे, तो बैलेंस फॉर्मेट में। तो यही था, इसी प्रकार से आंसर लिखा जाता है। और बाकी आपको कैसा लगा, आप कैसे आंसर लिखते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेट में या पॉइंट फॉर्मेट्स में, या बादल बादल बना के लिखते हैं, क्लाउड्स बना के लिखते हैं कि नहीं, तो बताइएगा कमेंट्स में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उस पर भी कमेंट कीजिएगा, और होपफुली ये आपके काम आए मेंस में। इसी प्रकार से आप लिखिए, और अगर आप कोई दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, कोई दूसरे प्रकार से अपना आंसर लिखते हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इट्स टोटली अपॉन यू। मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मैं किस तरह से लिखता हूँ वो मैंने बताया है बस। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।